नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और खबर की शुरुआत बिहार से। बिहार के गैंगस्टर दिल्ली में एनकाउंटर। दिल्ली के रोहिणी में बिहार पुलिस का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए हैं। मरने वालों में कुख्यात गैंग सरगना रंजन पाठक भी शामिल है, जिस पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसी कई गंभीर मामलों में आरोप थे। सिग्मा एंड कंपनी का खात्मा। बिहार के गैंगस्टर। दिल्ली में एनकाउंटर। 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर। कुख्यात सरगना रंजन पाठक ढेर। ये दिल्ली का रोहिणी इलाका है। इसी जगह पर बुधवार रात एनकाउंटर हुआ और बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। ऑपरेशन बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया। जो वांछित थे बिहार में सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी इनके साथ में। इन चारों लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बुधवार रात करीब 2:20 पर रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच का रास्ता पुलिस को गैंग की मौजूदगी की सूचना मिल चुकी थी। मौका पाते ही टीम ने घेराबंदी की और उधर से अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाश मौके पर ढेर हो गए। जो इनकाउंटर है वो हुआ उस जगह की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप देख पाएंगे इस जगह फिलहाल फॉरेंसिक की जो टीम है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। और जो सामने जो गाड़ी आपको नजर आएगी बेलेनो कार, इसी में सवार होकर जो बदमाश है वो इस इलाके में जा रहे थे। और इसकी सूचना जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिलती है और जिसके बाद इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और ताबड़तोड़ दोनों तरफ से जिसके बाद कई राउंड जो फायरिंग है वो होती है और जिसमें चारों बदमाश घायल हो जाते हैं। और घायल अवस्था में बदमाशों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर जो डॉक्टर हैं उन्हें डेड घोषित कर देते हैं। एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर के तौर पर हुई है। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। इस एनकाउंटर में मारे गए बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में कुख्यात गैंग सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। रंजन पाठक पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई गंभीर मामले थे। रंजन पाठक सिग्मा एंड कंपनी के नाम से गैंग चलाता था और बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में 5 हाई प्रोफाइल हत्याओं को इस गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस ने रंजन पाठक पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। रंजन पाठक गैंग लंबे समय से बिहार में सक्रिय था और हाल ही में दिल्ली में छिपा हुआ था। बिहार पुलिस को इस गैंग की तलाश कई महीनों से थी। बताया जा रहा है कि ये वही गिरोह था जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। बहुत ड्रेडेड वारदात में शामिल रहे वहाँ पर। वो वांछित अपराधी थे। पिछले 3 महीने में ही इन्होंने 4 मर्डर केस किए हैं। सुपारी किलिंग में ये लोग शामिल थे। ये मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने निकल करके आई है और सुपारी में इन्होंने 3-4 लोगों की हत्या भी की है और एक आदमी से पैसे भी मांगे हैं, जो पिछले 3 महीने की वारदात मैंने आपको बताई है। ये सिग्मा एंड कंपनी गैंग से जुड़े हुए थे और इसका जो मुखिया था इस गैंग का रंजन पाठक, वो इस गैंग को चलाता था और कई सारी जो बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में 5 से ज्यादा जो घटनाएं हैं, हत्याएं हैं, वो इस गैंग ने अंजाम दी थी। और इसके साथ साथ 25,000 का जो इनाम है वो भी रंजन पाठक के ऊपर था। और जिस तरह से आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले भी ये कोई बड़ी साजिश को रच रहे थे। आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ उसे फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है।
फॉरेंसिक की टीम जो है वो फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे ये जो पूरा रास्ता है इसे फिलहाल जो आने जाने के लिए रोक दिया गया है। रोहिणी के बहादुर शाह जो मार्ग है, इस घटना पर रात में तकरीबन 2:20 पर जो गैंगस्टर हैं उनके और पुलिस के बीच ये जो बड़ी मुठभेड़ है वो होती है और उस मुठभेड़ के बाद इन चारों बदमाशों को मार गिराया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस गैंग की तलाश थी। आखिरकार दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और रंजन पाठक समेत सभी चारों बदमाशों को ढेर कर दिया। बीते 1 महीने से लगातार कई बड़ी घटनाओं को इस सिग्मा गैंग ने अंजाम दिया था और जिसके बाद इनकी तलाश काफी तेज कर दी गई थी और अब बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से इन 4 बदमाशों को सिग्मा गैंग के जो जुड़े हुए थे इन्हें मार गिराया गया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रांची पुलिस ने बताया है कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गिरोह ने आपस में मुठभेड़ कर झारखंड समेत कई राज्यों में आपराधिक नेटवर्क फैला रखा था। यह भी कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते हथियार और गोला बारूद भारत आ रहा था और यहां के बड़े गैंगस्टर्स को सप्लाई किया जा रहा था। रांची का गैंग, पाकिस्तान से कनेक्शन, कई राज्यों में फैला आपराधिक नेटवर्क, ये सारे चौंका देने वाले खुलासे रांची पुलिस ने कल किए हैं। पुलिस ने बताया कि झारखंड की राजधानी में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का गिरोह खतरनाक नेटवर्क चला रहा था। रांची पुलिस ने बताया कि इस खतरनाक नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े थे और ये कई राज्यों में फैला था। प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा आपस में गठजोड़ करके ये काम कर रहे थे। इसके ठोस सबूत भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों गैंग मिलकर व्यापारियों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलते थे। इसके अलावा हथियार तस्करी और धमकी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। ऐसे लूटता था गैंग, व्यापारियों को बनाते थे निशाना, कारोबारियों से रंगदारी वसूलते थे, व्यापारियों को धमकी दिया करते थे, हथियारों की तस्करी किया करते थे। तो सुजीत सिन्हा ने एक पुलिस और पब्लिक में भ्रम पैदा करने के लिए इस गिरोह की शुरुआत करी थी। इनका मेन मोटिव था कि पब्लिक में तथा जो जितने बिजनेसमैन थे या जो बाकी लोग थे, जितने भी व्यवसायी थे, उनको धमकी देना तथा जो इनकी जो विरोधी गैंग थे, मैं स्पेसिफिक नाम अगर बताऊं तो उसमें राहुल सिंह गैंग हो गया तथा अन्य जो गैंग हो गए। इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी। छापेमारी टीम ने रांची के एक ओवरब्रिज के पास से बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे हुई गिरफ्तारी, गैंग के खिलाफ विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम ने छापेमारी शुरू की, रांची के एक ओवरब्रिज पर घेरा, 5 अपराधियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि रांची, झारखंड और देश के बड़े गैंगस्टर और अपराधी गिरोहों को हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के रास्ते सप्लाई किए जा रहे हैं। पूछताछ में हुए हैं बड़े खुलासे। देश के बड़े गैंगस्टर को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं। हथियारों के साथ गोला बारूद भी आ रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हो रही है सप्लाई। प्रिंस खान पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गुर्गों को रंगदारी के मामले में पकड़ा है, जिनके नाम है इनामुल हक उर्फ बबलू खान, रवि आनंद उर्फ सिंघा, मोहम्मद शाहिद उर्फ आफरीदी खान, मोहम्मद सिराज उर्फ मदन, रिया सिन्हा। पुलिस ने मौके से 3 लोडेड पिस्टल, 7 मैगजीन, 13 जिंदा गोलियां, एक टाटा सफारी, एक आईफोन और 5 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बहरहाल ये मामला न केवल रांची और झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की ये नई तस्वीर बेहद खौफनाक है, जो देश के भीतर आपराधिक गिरोहों को
सशक्त बनाने की ओर इशारा करती है। पुलिस की माने तो पकड़े गए अपराधियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। अपराधियों के द्वारा वसूली की गई रकम को हवाला के जरिए यूएस के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता था, जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों में होता था। ऐसे में पाक के नापाक मंसूबों की ये नई तस्वीर बड़ी खौफनाक है। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर मुंबई की, जहां पर एक इमारत आग की चपेट में आ गई। जोगेश्वरी वेस्ट में बनी बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इमारत में कई लोग फंसे थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की हैं। जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर से आग की उठती हुई लपटों को देखी। सुबह करीब 11 बजे इमारत में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी उसमें कई कॉर्पोरेट ऑफिस थे। आग लगने के कारण आसपास के इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के इलाके भी खतरे में आ गए थे। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित जेएनएस बिजनेस सेंटर में आज सुबह भीषण आग लग गई। इस आग के लगने के पीछे का कारण अब तक जो है वो नहीं बताया गया है, लेकिन इस कमर्शियल यूनिट के ऊपर के 4 मंजिल में जो है ये पूरी आग लगी थी, जो भीषण आग बताई जा रही है। बीएमसी द्वारा इसे लेवल 3 की आग जो है वो घोषित किया गया है। अगर आप देखें तो फिलहाल जो है पानी के छिड़काव के जरिए यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश वो मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी और एम्बुलेंस भी जो है वो फिलहाल स्पॉट पर मौजूद है। और ऐसे लोग जो या तो प्रेमाइसिस के अंदर रह रहे थे, आसपास के क्षेत्र में रह रहे थे, उनके रेस्क्यू में जो है यहाँ पर काम फिलहाल किया जा रहा है। और एम्बुलेंस में जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। लेवल 3 का आग जो है ये बताया गया है। ऐसे में इसके पीछे का कारण क्या है और एकाएक इतनी भीषण आग वो यहाँ पर कैसे लगी, इसको लेकर जो है फिलहाल जांच वो की जा रही है। लेकिन एम्बुलेंस की टीम, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम और बीएमसी के अधिकारी जो है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है। और क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पूरे कांच की बिल्डिंग है, जिसके चलते आग फैलने के जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में आखिर कौन सा वो पॉइंट रहा जिसके चलते आग इतनी भीषण हो गई, इसको लेकर फिलहाल जो है वो जांच किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर इस पूरी घटना में नहीं बताई गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इमारत में 14 लोग फंसे थे, जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर के यानी अभी दिवाली है तो क्रैकर की वजह से हुआ क्या, तो मगर वो सुबह इतना कोई उड़ाता ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रिशियन का कुछ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट का ये होगा, उसके वजह से लगी होगी। उसके अंदर 14 आदमी अंदर थे, तो उनको फायर ब्रिगेड के लोगों ने रेस्क्यू किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा मुंबई का फायर ब्रिगेड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वैसे पुलिस ने भी अपना काम किया है और हॉस्पिटल के लोग हमारे हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। कुपर में भी उसका जो भी सफोकेशन हो गया उन लोग को हम लोगों ने अंदर रखा है। सुबह 11 बजे के आसपास ये आग लगी थी। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास जेएमएस बिजनेस सेंटर जोगेश्वरी में इस हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई थी। और उसके बाद पहला कॉल जब फायर ब्रिगेड को दिया गया, उसके चलते ही फायर फाइटिंग ऑपरेशन यहाँ पर चालू हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम मशीनरी के साथ मुंबई फायर ब्रिगेड, वाटर टैंकर कहे, बड़ी सीढ़ियाँ कहे और क्रेन के साथ यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर मौजूद है। और लगभग एक लोकल अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विंडो है उस कांच की विंडो को तोड़ा जा रहा है, ताकि जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यहाँ पर क्रेन के जरिए, सीढ़ियों के जरिए एक तरीके से आग बुझाने का काम चल रहा है। ये अगर आपको बता दूं, ये क्रेन जो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाकर नीचे सुरक्षित लाया जाएगा। मुंबई में दिवाली के बाद से कई इलाकों में आग लगी थी। दमकल विभाग पिछले कुछ दिनों से काफी मेहनत कर रहा है और आज भी फायर ब्रिगेड जोगेश्वरी में लगी आग पर काबू पाने में सक्षम रहा। समय रहते सभी को सुरक्षित भी निकाल लिया गया। उम्मीद है अब मुंबई में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जयपुर में एक तेज रफ्तार ऑडी कार से हादसा होता है।
इसकी चपेट में दूसरी गाड़ियां आती हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग है और वो राजस्थान के पूर्व मंत्री का बेटा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो हादसे के बाद धमकाने लगा कि वो पूर्व मंत्री का बेटा है। इस मामले में बहस तेज हो रही है। सवाल यह है कि नाबालिग को ऑडी कार क्यों लाने दी गई। एक 150 की रफ्तार, बेकाबू ऑडी कार। नाबालिग ड्राइवर, पिता के नाम की अकड़। यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है। इस ऑडी कार को देखिए और जिन गाड़ियों से यह टकराई है उनकी हालत देखिए। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। बताया जा रहा है कि ऑडी कार करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही थी। बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में कुछ लोगों को चोट आई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसके तेवर गाड़ी की स्पीड से भी ज्यादा तेज बताए जा रहे हैं। जो सामने आया है उसके मुताबिक गाड़ी चलाने वाला लड़का नाबालिग है। वो राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बेटा है। लड़के पर आरोप है कि वो हादसे के बाद अकड़ दिखाने लगा। ये आरोप है कि उसने खुद को मंत्री का बेटा बताते हुए धमकी दी, लोगों से मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जब पीड़ित पुलकित ने ऑडी गाड़ी के ड्राइवर से बात की तो उसने खुद को पूर्व एमएलए का बेटा बताया। पुलकित अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके भाई के इलाज के लिए ब्लड लेकर जा रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक ऑडी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसके ऑडी की गाड़ी तो मेरे हिसाब से 130 से 120 के हिसाब से होगी, और जो स्विफ्ट गाड़ी थी ना वो तो यानी कि अगर ये पेड़ नहीं होता तो वो यानी कि वो जो दूसरी है ना IAS वगैरह को अपार्टमेंट वहां जाके घुसती, और पीछे की सीट पे कोई बैठा होता वो तो 100% एक्सपायरी होता उस गाड़ी में। तो ये पोजीशन थी उसकी। तो बहस तो हुई थी। वो तो ऐसे कह रहा बताया था तो नई गाड़ी दिला दूंगा मैं तुमको, तो ऐसे कह रहा था। यानी पैसे का पावर का इतना यूज करने का मैं तो अचंभित हूँ कि इस तरीके से लोग बाग कहते थे कि नई गाड़ी दिला दूंगी, यानी कि आदमी कोई वैल्यू नहीं बची यहाँ पर इंसान की। मान लो उसके लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, अगर पीछे होते वहां पर तो 100% एक्सपायर होते। इस बीच पूर्व मंत्री ने अपने बेटे के बचाव में सफाई दी है। एनडीटीवी की बातचीत में उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, हालांकि धमकाने वाली बात से इनकार किया है। पूर्व मंत्री के मुताबिक पिता का नाम इसलिए लिया ताकि गुस्साई भीड़ उस पर हमला न कर दे। राजकुमार शर्मा ने यह भी कहा कि उनका बेटा पुलिस स्टेशन भी गया था। पूरे मामले में किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो ऑडी कार है ये वही कार है जिससे एक्सीडेंट किया गया। इसका जो पूरा आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो एयर बैग है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस कार को कस्टडी में रख लिया है। देखिए कितना भीषण हादसा हुआ होगा कि एयर बैग जो है वो खुल चुके हैं और पीछे तक के एयर बैग जो चारों हैं वो खुले हैं। और जो पीछे से इस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उस कार को, जो कार सामने थी, स्विफ्ट जो कार जो खड़ी थी वो सामने खड़ी हुई थी, उसको पीछे से टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करके जांच कर रही है और पुलिस की हर संभव कोशिश है कि वहां पर जाकर, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ वहां पर जाके सीन को रिक्रिएट करके जांच करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से गाड़ी की रफ्तार क्या थी, किस तरीके से, क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, क्यों ये जो हादसा है ये हुआ। ये घटना बुधवार की है। जयपुर के महाराणा प्रताप सर्किल में हरियाणा नंबर वाली इस ऑडी कार ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑडी कार के एयरबैग्स खुल गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री ये भी कह रहे हैं कि घटना के बाद वो खुद मौके पर गए, जिन्हें नुकसान हुआ उनकी भरपाई की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि नाबालिग के हाथ में गाड़ी कैसे दी गई। विश्वास शर्मा, जयपुर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पंजाब की। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अकील अख्तर के दाएं हाथ पर सिरिंज का निशान मिला है। पोस्टमार्टम की इंटरनल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अकील की मौत के मामले में उसके पिता, मां और बहन और पत्नी पर मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसके दाएं हाथ की कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर नीचे सिरिंज का निशान मिला है। अकील अख्तर की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि वो ड्रग्स का आदी था, लेकिन वो किस तरह का ड्रग लेता था और क्या ये ड्रग इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता था, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया था।
लेकिन अब अकील के हाथ पर सिरिंज लगाने के कई निशान मिले हैं जो किसी भी ड्रग एडिक्ट शख्स के शरीर पर मिलते हैं। हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला के एमडीसी स्थित आवास पर हुई थी। परिवार ने शुरू में इसी दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई मौत बताया था। अकील अख्तर का 27 अगस्त को एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध का जिक्र करते हुए परिवार के लोगों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था। इस वीडियो में उन्होंने अपनी मां रजिया सुल्ताना और बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं और दोहराना भी नहीं चाहता। पर वो सब ना इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस, आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। इस वीडियो और आरोपों के आधार पर मलेरकोटला में रहने वाले उनके पड़ोसी शमसुद्दीन चौधरी ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, पुत्र वधू और बेटी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पिता के लिए उसके बेटे के जाने से बड़ा गम कोई नहीं होता। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख जिंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई। आपको एक बार फिर पूरा मामला बता देते हैं। 16 अक्टूबर को अकील घर पर बेसुध मिला। परिवार उसे रात करीब 9:30 बजे पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने कहा कि शायद दवाओं की ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ी थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को पंचकुला पुलिस को शिकायत मिली। शिकायत में अकील के वीडियो का हवाला दिया गया। 20 अक्टूबर की रात को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच में जुटी हुई है। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अकील के परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि आगे की जांच बढ़ाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर दीपावली में कई लोगों की आंखों पर खतरा बढ़ गया है। कैल्शियम कार्बाइड गन की वजह से भोपाल समेत कुछ शहरों में के कई लोगों की आंखों की रोशनी दांव पर लग गई है। सिर्फ 150-200 रुपए की छोटी सी गन ने न सिर्फ बच्चों के चेहरों को झुलसा दिया है, बल्कि आंखों को भी नुकसान पहुंचाया है। कुछ को तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ गई है। अस्पताल में इलाज करा रहे इन बच्चों को देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा में कई बच्चे या तो अपनी आंख और चेहरे पर चोट खा बैठे हैं या फिर आंखों की रोशनी करीब करीब गंवा चुके हैं। और इसकी वजह क्या है, आपको बताते हैं। ये जो खिलौने जैसी चीज आप देख रहे हैं, ये गन बच्चों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इस जुगाड़ गन का नाम है कार्बाइड गन और ये गन तेज धमाका करने का सस्ता जुगाड़ है। देश भर में दीपावली की रौनक थी, लेकिन विदिशा में एक जुगाड़ ने त्योहार में 1-2 नहीं बल्कि 14 परिवारों को दुख दिया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो और घरों में बने एक प्रयोग ने जन्म दिया एक खतरनाक खिलौने को। यही है कार्बाइड गन। ये गन प्लास्टिक पाइप यानी पीवीसी और कार्बाइड दाने से बनती है। एक तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिससे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे। और फिर हुआ वो हादसा जिसने 14 बच्चों की जिंदगियां बदल दी। पटाखा बनाया था। वो बनाया था। हाँ। वो पाइप वाला। हाँ। फिर कैसे फट गया, कैसे चला रहे थे? उसको ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं, और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे, चला गए तो वो चल गया। विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अब इन बच्चों की उम्मीद का आखिरी ठिकाना है। कुछ बच्चों की आंखों में परमानेंट लॉस हुआ है, किसी की बड़ी सर्जरी हो चुकी है। परिवारों के लिए ये दिवाली अब सिर्फ पछतावे और सवाल छोड़कर गई है। डॉक्टर्स भी इतने सारे मामलों को देखकर हैरान हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि कई बच्चों की आंखों में गहरी चोट आई है। जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, इसमें जो उम्र मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 साल के बच्चे हैं, 15 से कम ही बच्चे हैं, 15 साल से कम बच्चे हैं।
और अलग अलग उम्र के हैं। तकरीबन 14 बच्चे पहले आए थे हमारे, उसमें से 2-3 का डिस्चार्ज हो गया, ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, पर बाकी 11 एडमिट थे। उस 11 में भी 3-4 का थोड़ा विज़न का इशू ज़्यादा है और उस पर देखभाल हो रही है, उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है और उनका इलाज चल रहा है। एक का ऑपरेशन आज करना पड़ा क्योंकि सीवियर ब्लास्ट इंजरी थी। लेकिन बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाने वाली कार्बाइड गन आखिर बनती कैसे है और क्यों ये इतनी खतरनाक है, आइए समझते हैं। कार्बाइड गन दरअसल गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और आसानी से उपलब्ध कैल्शियम कार्बाइड से जुगाड़ की देसी गन बनाई जा रही है। इस गन में भरा कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है। छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट होता है। इस प्रक्रिया की अनियंत्रितता और पाइप के टूटने पर निकलने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छर्रों की तरह शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं, खासकर आंखों में। कई बार बच्चे झांकते हुए देखते हैं और उसी वक्त धमाका हो जाता है। आंखें, चेहरे और कॉर्निया को गहरा नुकसान पहुंचता है। कार्बाइड गन गैस लाइटर और प्लास्टिक पाइप से बनती है। कैल्शियम कार्बाइड आसानी से मिल जाता है। तीनों के जुगाड़ से देसी गन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ मिलता है। पानी मिलते ही एसिटिलीन गैस बनती है। चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट हो जाता है। प्लास्टिक के टुकड़े छर्रों की तरह निकलते हैं, शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं। कई बार बच्चे झांकते हुए देख लेते हैं, उसी वक्त धमाका हो जाता है। बच्चों की आंखों को नुकसान हो जाता है। कार्बाइड जो अमूमन खेती और छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्लास्टिक पाइप और कमजोर कंटेनरों में इसकी छोटी सी चिंगारी भी भयानक ब्लास्ट में बदल जाती है। बच्चों ने इसे नया पटाखा समझ लिया है। बेचने वाले और वायरल वीडियोस ने इसे बाजार तक आसानी से पहुंचा दिया। मामले सामने आए तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने ऐसी कार्बाइड गन बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ढेरों कार्बाइड गन बरामद की है। जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। सिर्फ विदिशा ही नहीं, जुगाड़ के इस गन का कहर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। भोपाल में कार्बाइड गन से चोट लगने के करीब 60 मामले सामने आ चुके हैं। ये सारे हादसे दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान हुए। इनमें से 5 पीड़ितों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भोपाल CMHO ने बताया कि ज्यादातर बच्चों को कॉर्निया में चिंगारी लगी थी, जिनको भी भर्ती की आवश्यकता पड़ी है, और बाकी कुछ अस्पताल से भी हमारी रिपोर्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी उसमें आँख का ही है। आँख में कॉर्निया में उनका जो चिंगारी लगी थी उससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें स्वेलिंग आई है, उससे नुकसान हुआ है। सवाल ये है कि जब ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही थी तो इस पर नकेल कसने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए गए? कैसे ये जुगाड़ बम आराम से खुले बाजार में बिकता रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे हैं NDTV और अब क्रिकेट। बड़ी खबर एडिलेड वनडे से। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल है। भारत ने दिया था 266 रनों का लक्ष्य। तो एडिलेड वनडे में भारत की हार हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त अब सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल है। भारत ने 266 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था और आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीत हासिल कर ली। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा शाम 6 बजे।